Hello everyone. Good morning to all of you. Once again, you all are welcome to the online classes for social science. And it's Rehabam. Till now, we have covered the lesson, the four topics और चार विशेष टॉपिक हमने अभी तक कवर किया है। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। दास प्रथा जो फ्रांस में थी उसको कैसे हटाया गया और कैसे उन्मूलन किया गया, और उसके बारे में आज हम विशेष करके अध्ययन करेंगे। हालांकि इसके पहले टॉपिक में हमने ज़्यादा जानकारी इनके बारे में नहीं पाया है। सो टुडे विल continue a study with this abolition of the slavery. So let's read and go in detail. One of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. हमने पढ़ा था जैकोबिन रेजिम, जैकोबिन राजतंत्र, और हमने उसमें मैक्सिमिलियन रॉस्पियर के बारे में पढ़ा। सबसे पहले नेशनल असेंबली का सरकार था, उसके बाद ये सरकार जो खिसक गया जैकोबिन गवर्नमेंट के अंडर में, और ये वो लोग थे जो विशेष करके विदाउट नी ब्रीचेस, सैन क्लोटस कहते हैं हम जिनको, और मैक्सिमिलियन रॉस्पियर उनका लीडर रहा। और हमने इसके बारे में पढ़ा है 1793 to 1794 द रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज। और उनके अंडर में मैक्सिमिलियन रॉस्पियर जो उनका लीडर था, और उनके अंडर में हम देखते हैं यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा एक कार्य किया। उसका पहला लाइन, वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रेजिम वॉज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज। फ्रांस के जो उपनिवेश थे, मतलब उसकी कॉलोनी जहाँ पर उनका शासन था, लेकिन वो अपने देश का पार्ट नहीं था, लेकिन उनका शासन वहाँ पर था, उनको कॉलोनी कहते हैं। जैसे इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी था, लेकिन इंडिया ब्रिटेन का पार्ट बन गया, और लोग शासन करते थे इसीलिए, लेकिन वो ब्रिटेन का हिस्सा नहीं था, ज़बरदस्ती उसको हिस्सा बनाया गया। तो ऐसे जगहों को कॉलोनी कहा जाता है। तो फ्रांसीसी जो कॉलोनीज थे, जो उपनिवेश थे, और वहाँ पर सबसे जो क्रांतिकारी सामाजिक सुधार हुई जैकोबिन गवर्नमेंट के अंदर में, वो था दास प्रथा को हटाना। द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्टिनिक, गुडेलफ एंड सैन डोमिंगो, तो ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं कैरेबियन में। कैरेबियन विशेष करके जो अटलांटिक महासागर हैं और उसके तट में जो बसे हुए देश हैं, और उनको कहा जाता है कैरेबियन क्षेत्र। तो ये कैरेबियन में मार्टिनिक, गुडेलफ और सैन डोमिंगो वर इम्पोर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। और ये वो कॉलोनीज थे जहाँ से विशेष करके इन सामग्रियों का सप्लाई होता था, जैसे टोबैको का, इंडिगो जो कलर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, शुगर हमें पता है चीनी, एंड कॉफ़ी और कॉफ़ी। बट द रिलक्टेंस ऑफ द यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड्स मेंट अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशंस। लेकिन यूरोप के जो लोग हैं, मतलब विशेष करके फ्रांस के लोग भी और बाकी देश के भी जो यूरोप के लोग हैं, ये लोग ये अटलांटिक महासागर के बाद जो तट है और वहाँ पर जाके उन कॉलोनीज में वो काम करना नहीं चाहते थे। एक तो दूर था, और वो लोग इच्छा भी नहीं करते थे, और उनके लिए जाना पहचाना जगह भी नहीं था, और इसीलिए उन बागानों में काम करने के लिए लेबर की ज़रूरत थी, और वहाँ पे शॉर्टेज था। सो दिस वॉज मेड बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिकास। और ये जो कमी था, और इसको पूरा किया गया त्रिकोणीय दास जो व्यापार है, और इसके द्वारा इसको पूरा किया गया। कैसे, किस किस के बीच में हो रहा था ये? यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो अमेरिका, अफ्रीका और जो यूरोप के बाकी जो देश हैं, और इन तीनों के बीच में ये व्यवसाय हो रहा था। कैसे हो रहा था? द स्लेव ट्रेड बिगैन इन द 17th सेंचुरी, और 17वीं शताब्दी में ही और ये दास प्रथा का शुरुआत हुई। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डियक्स एंड नैंटीज टू द अफ्रीकन कोस्ट, वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम द लोकल चिप्टेन्स। तो विशेष करके फ्रांसीसी जो सौदागर थे, ये लोग बॉर्डेक्स और नैंटीज, ये बंदरगाह थे दोनों, इन बंदरगाहों से ये लोग कहाँ जाते थे? अफ्रीका के तट पर जाते थे, और वहाँ पर वो दास गुलामों को खरीदते थे उनके सरदारों से, क्योंकि अफ्रीका में आदिवासी लोग रहते थे जिसको निग्रो कहते हैं विशेष करके, और उन सरदारों से इन लोगों को लोग खरीदते थे, और फिर
वो लेके आते थे। ब्रांडेड एंड शेकल्ड, फिर उनको दागते थे, वो निशान लगाते थे। ब्रांडेड मतलब एक निशान लगाते थे, जैसे जो चीज़ें हम खरीदते हैं कपड़े वगैरह उसमें एक ब्रांड होती है उस प्रकार। और फिर उनको चेन से सिकड़ी के द्वारा बांध के उनको द स्लेव्स वेयर पैक टाइटली इनटू शिप्स फॉर द 3 month लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन। और फिर उनको जहाज़ों में ठूस ठूस के भर देते थे और फिर 3 महीने की एक लंबी समुद्री यात्रा के लिए वो निकल पड़ते थे। उनको आना कहाँ है? कैरेबियन रीजन में, अटलांटिक के कैरेबियन रीजन में आना है। तो ये खरीद के लाते थे अफ्रीका से। देयर दे वर सोल्ड टू द प्लांटेशन ओनर्स, और वहाँ पर जो बागान के मालिक हैं, बहुत अमीर लोग हैं ये लोग, और उनको इन दासों को, इन गुलामों को लोग बेचते थे। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। तो यूरोप के मार्केट में शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो जो डाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और इनकी मांगें बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इनकी मांगें तब पूरी होगी जब बागानों में लोग काम करने के लिए मिलेंगे। तो ये मांगें इनकी पूरी हुई जब ये लोग अफ्रीका से गुलामों को लाकर बागान के मालिकों को बेचते थे और लोग उनको काम करवाते थे, और फिर ये सारे उत्पादन आती थी और उनकी मांगें पूरी होती थी। Now port cities like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade। और जो बंदरगाह हैं बॉर्डेक्स और नेंटीज, और ये बहुत ही समृद्ध हो गए। वो समृद्ध इसीलिए हुए क्योंकि ये दोनों जो बंदरगाह है और यहाँ के द्वारा नियंत्रण किए जाते थे दासत्व जो सिस्टम है, गुलामी का और दास प्रथा जो है, ये यहाँ से नियंत्रित किए जाते। तो ये बहुत समृद्ध हो गए, अमीर हो गए दोनों cities। Throughout the 18th century there was little criticism of slavery in France। और पूरी 18वीं शताब्दी में थोड़ा बहुत आलोचना या निंदा हुई स्लेवरी के लिए, मतलब दास जो प्रथा था, दासों को खरीद के बेचा जाता था, जैसे हमने पढ़ा उनको अफ्रीका से लाया जाता था, और इसके संबंध में थोड़ा बहुत निंदा हुई, आलोचना हुई। लेकिन द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। और फिर जब नेशनल असेंबली की स्थापना हुई, हमें पता है नेशनल असेंबली वो है जो थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो शुरू हुई थी, और इन्होंने थोड़ा समय के लिए सोचा कि जो ओवरसीज़ कॉलोनीज है, मतलब फ्रांस के बाहर भी फ्रांस के द्वारा शासित किया हुआ जो क्षेत्र है, वहाँ तक भी उनको अधिकार देना है या नहीं देना है। इसके बारे में काफ़ी बहस हुई, लेकिन ज़्यादा कुछ उन्होंने किया नहीं, सरकार ने कोई नियम ऐसा खास बनाया नहीं। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज, लेकिन कोई नियम बनाया नहीं गया। फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम्स डिपेंडेंट ऑन द स्लेव ट्रेड, वो इसीलिए वो डरते थे कि जो बड़े बड़े वहाँ के बिजनेसमैन थे, व्यापारी लोग थे, और उनके अपना अपना बागान हुआ करता था, और उन बागानों में वो लोग दासों को खरीद के काम करवाते थे। तो अगर ये लोग कोई नियम बनाते हैं तो बिजनेसमैन लोग उसको अपोज करेंगे, और बिजनेसमैन लोग जो टैक्स पे करते थे वो नहीं देंगे या तो उनका विरोध करेंगे, तो बहुत कुछ इस तरीके से, और इसीलिए वे लोग कोई खास नियम नहीं बनाए। Now it was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions। लेकिन ये 1794 में अभी आतंक का शासन है, हमने पढ़ा मैक्सिमिलियन रॉस्पियर का शासन है, आतंक का शासन 1793 टू 1794। तो कन्वेंशन नेशनल असेंबली के बाद बना हुआ सरकार। तो कन्वेंशन ने ऐसा एक नियम निकाला कि सारे गुलामों को छोड़ देना है, उनको आज़ाद कर देना है, जो अफ्रीका के तट से अलग अलग कॉलोनीज से लाए गए। नाउ दिस हाउएवर टर्न आउट टू बी ए शॉर्ट टर्म मेजर, और ये बहुत ही कम समय के लिए रहा। हालांकि दासत्व सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन ये सिर्फ 10 साल तक रहा, 10 years लेटर। लेकिन 10 साल के बाद नेपोलियन रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी। 10 साल के बाद हमें पता है 1804 में नेपोलियन पावर में आता है। नेपोलियन जो सैनिक तानाशाह है, और वो फिर से इस दासत्व सिस्टम को लागू करता है। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोस इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। और जो वहाँ के बागान के मालिक हैं, बड़े बड़े बागान के प्लांटेशन के जो ओनर्स हैं, मालिक है, और उन्होंने अपनी आज़ादी को इस तरीके से भी लिया कि निग्रोओं को
अपना गुलाम बनाना, अपने लिए काम करवाना और खुद समृद्ध हो जाना उनको काम करा के, और आर्थिक फ़ायदा लेना, ये लोग अपने अधिकार में ही मानने लगे उस बात को भी, और इसीलिए लोग अफ्रीका के निग्रोस को अपना गुलाम बनाते थे। नाउ स्लेवरी वॉज फाइनली एबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848, लेकिन बाद में आखिरी में 1848 में पूरी तरीके से जो दासत्व प्रथा था, दास प्रथा था फ्रांस में, वो बिल्कुल हट गया। तो आज हमने अध्ययन किया विशेष करके द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, तो फ्रांस में जो दास प्रथा था उसकी कैसे ख़त्म हुई। तो आज के लिए इतना ही, ओनली दिस मच फॉर टुडे। विल डिस्कस in the next class the next topic or the final topic. Until then, all of you have a nice day.